अब यहाँ से जाओ। नहीं जाऊँगी, वो बिफर कर बोली। पहले तो मेरी खुशामद करते थे कि मुझे फ़लाँ जगह मिलो, फ़लाँ सूट पहनो, अब मुझसे जी भर गया तो अपनी कब्र से दुत्कार रहे हो। फिर वो जहरीले लहजे में बोली। मैं समझ गई कि तुम मुझसे क्यों कतरा रहे हो। यास्मीन प्लीज़, मैं चीख कर बोला। यहाँ से जाओ वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें मुलाजमत से जवाब दे दूँगा। मुझे ठुकराना इतना आसान नहीं है मलक कामरान। यास्मीन दांत तेज कर बोली। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा। यस आई मीन वेट, यास्मीन ने जवाब दिया। वो सरासर झूठ बोल रही थी। मैंने इसे बिल्कुल अफलातूनी किस्म का इश्क नहीं किया था। इसे तो शबनम की तरह पाक समझता था। वो न जाने कि इसका गुनाह मेरे सर मंडना चाहती थी। मैंने तहम्मुल से कहा, देखो यास्मीन, अब मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अभी तो जा रही हूँ मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। इस वाक़े के 3 दिन बाद वो मुझे सदर में नजर आई। मुझे देखते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आई। मैं इसे देखकर घबरा गया। वो मुझसे बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मैं खुद भी तुमसे मिलना नहीं चाहती, मुल्क ही छोड़ना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैंने चौंक कर इसे देखा। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। इसने यूँ कहा जैसे मुझसे सिर्फ 5 रुपए मांग रही हो। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि तुम अभी मुझे ये रकम दे दो। अभी तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगी, कल परसों या इससे अगले दिन जब तुम्हें सहूलत हो। मेरे पास ये रकम ना आज है न कल होगी। मैंने भुन्ना कर कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो। सोच लो कामरान, इसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। सोच लिया, मैंने जवाब दिया। फिर वो गुस्से में तिल मिलाती बल खाती वहाँ से चली गई। दूसरे दिन मैं ऑफिस में बैठा था कि वो फिर नाजिल हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि आइंदा मेरे पास मत आना। मैं झिंझिलाकर बोला, अब क्यों आई हो? मुझे रकम नहीं चाहिए मगर इतना तो कर सकते हो कि अपने बच्चे के अखराजात मुझे हर माह देते रहो। वो शिकस्ता लहजे में बोली। कौन सा बच्चा? मैं बिफर गया। हमारा होने वाला बच्चा, इसने जवाब दिया। मुझे एकदम बेतहाशा गुस्सा आ गया और मैंने संगे मरमर का भारी एस्ट्रे उठा लिया। अब अगर तुम एक लफ्ज़ भी बोली तो तुम्हारी ज़ुबान गद्दी से खींच लूँगा, मैंने पेचोताब खाते हुए कहा। अब मुझे मालूम हो गया कि वाकई तुम इस बाजार से ताल्लुक़ रखती हो। मुझे गालियाँ दे लो मगर आइंदा मेरे बाप को बुरा मत कहना। तुम लोगों के यहाँ बाप होता कब है? तुम जानती हो कि तुम्हारा बाप कौन है? इसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और इसने चट्टाख से भरपूर थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मेरे कानों में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। मैंने भारी एस्ट्रे इसके सर पर दे मारा। इसके हलक से हल्की सी चीख बुलंद हुई और वो बेमुहान गुड़िया की तरह फर्श पर आ रही। मैं फटी फटी नज़रों से इसे देख रहा था। इसी वक्त बिजली चमकने लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। अचानक कमरे में मेरा प्रोडक्शन मैनेजर असद दाखिल हुआ। इसने चौंक कर यास्मीन की तरफ देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर यास्मीन की नब्ज़ देखी, फिर सर झुकाकर बोला, ये तो मर गई है सर। मैं सन्नाटे में रह गया। मैं कुछ बोलने की कोशिश की मगर बोला न गया। आप फिक्रमंद न हो सर, असद ने कहा। आप इत्मीनान से घर जाएं, मैं इसकी लाश ठिकाने लगा दूंगा। मैं इतना हवास पख्ता हुआ कि इसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इन लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसाना चाहा और मैं इसमें फंसता चला गया। जिस वक्त मैंने यास्मीन के सर पर एस्ट्रे मारा था, इस वक्त बिजली सी चमकी थी जिसे मैं आसमानी बिजली समझ रहा था। वो असल में कैमरे की फ्लैश की चमक थी। इस मनहूस असद ने मेरी तस्वीर उतारी थी जो बाद में इसने मुझे भेज दी। इस तस्वीर में यास्मीन मेरे सामने मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और मैं एस्ट्रे हाथ में पकड़े फटी फटी आंखों से इसे घूर रहा था। यास्मीन भी इन्हीं की साथी थी। इनका मंसूबा ये था कि यास्मीन मुझे इतना मुश्तइल करेगी कि मैं इसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा या इसका गला पकड़ लूंगा। यास्मीन इस वक्त मरने की अदाकारी करेगी और मेरी तस्वीरें बना ली जाएंगी। वो अपने जाल में फौरी फंस गई। इसने तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुश्तइल करने को थप्पड़ मारा होगा। इसे क्या खबर थी कि वो थप्पड़ मार के अपनी जान से जाएगी। असद, यास्मीन और कई दूसरे लोग इसी खौफनाक ग्रोह के आलाकार थे। वो लोग मेरी फैक्ट्री के ज़रिए मनशियात की स्मगलिंग करना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ मेरे माल की आड़ में मनशियात की स्मगलिंग की बल्कि मुझे भी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने मुझसे कई बेगुनाह अफराद को कत्ल कराया, कई लड़कियों को अगवा कराया, गर्ज मुझे हर तरह से इस्तेमाल किया। जब मैं हर तरह से इनके मायार पर पूरा उतरा तो उन्होंने मुझे बाकायदा दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी। इनके पास किराए के गोरीलों का पूरा दस्ता है। वो भारी मुआवजे लेकर छोटे मुल्कों में बदअमनी फैलाते हैं, हुकूमतों के तख्ते उलटते हैं, इनको कत्ल कर डालते हैं और हुकूमतों के राज चोरी कराते हैं। मैं गर्दन गर्दन इस दलदल में फंस गया था। अब मैं चाहता भी तो इनके चंगुल से नहीं निकल सकता था। मैं फैक्ट्री पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने फैक्ट्री अपनी ही ग्रोह के एक आदमी के हाथ फरोख्त कर दी। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अभी सो ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने नीम क़नूदगी की हालत में हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया।
दिया। दूसरी तरफ से बॉस था, मैं इसे सिर्फ आवाज़ से जानता था। मैं एकदम मुस्तैद हो गया। हेलो ईगल, बॉस ने गंभीर लहजे में कहा। मेरा कोड ईगल था। ईगल इज़ ऑन द लाइन, मैंने जवाब दिया। आज रात 9 बजे लिफ्टहांसा एयरलाइन की फ़्लाइट से गलवाया कराची पहुंच रही है। इसके पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैं इसे पहचानूंगा कैसे बॉस? बॉस ने मेरे लिए एक फ़ाइल भिजवाई थी। इस फाइल में पाकिस्तान के एक अहम आदमी की तस्वीर थी। वो तस्वीरें अगर ना भी होती तो भी मैं इसे पहचान लेता, क्योंकि वो मुल्क का मशहूर व मारूफ शख्स था। इस फाइल में मेरे लिए एक असाइनमेंट भी थी। मुझे इस शख्स को ठिकाने लगाना था। वो शख्स मुल्क में इतना हर दिल अजीज़ था कि मुल्क के बासर सियासतदानों, आला अफसरों और बददियानत ताजरों की आँख में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब बॉस ने इसके कत्ल के अहकामात सादिर कर दिए थे। मैं देर तक इसी सिलसिले में सर खपाता रहा। इस कत्ल से न मुझे फ़ायदा था न मुल्क कौम को। हाँ, इन लोगों को ज़रूर फ़ायदा था जो इस सियासी शख्सियत से ख़तरा महसूस कर रहे थे। मैं अगर इसका हुक्म मानने से इनकार कर देता तो वो ये काम किसी और से करा लेते। बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने फैसला किया कि मुल्क की इस अहम शख्सियत को पहले गोली मारूंगा, फिर इसके घर को आग लगा दूंगा। मैंने पहले इसके मामूलात नोट किए। वो मंजर आम पर बिल्कुल नहीं आता था। आखिर बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद मुझे एक ऐसी बात का इल्म हो गया कि मैं खुशी से झूम उठा। इस बात का इल्म अगर दूसरे लोगों को हो जाता तो शायद वो लोग बहुत पहले इस शख्सियत को ठिकाने लगा चुके होते। वो साहिब हर जुम्मे की रात को अपनी वालिदा से मिलने इनके घर जाते थे। ये मुलाकात खुफिया नोयत की होती थी, क्योंकि कदम कदम पर इनके दुश्मन बैठे हुए थे। वालिदा के पास वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के जाते थे। मैंने अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल दी और जुम्मे की रात को इनकी वालिदा के घर पहुंच गया। वो इस वक्त वज़ू करके नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। मुझे एकदम याद आ गया कि वो ना सिर्फ 5 वक्ता नमाजी हैं बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। वो नमाज के लिए खड़े हुए तो बिल्कुल मेरे निशाने की ज़द पर थे। मैंने निशाना लिया और ट्रिगर दबाना चाहता था कि मेरा हाथ खुद ब खुद रुक गया। वो नमाज ख़त्म करने के बाद दुआ मांग रहे थे। इनकी दुआ का एक एक लफ्ज़ आज भी मेरे जहन पर नक्श है। वो बुरी तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ, मुझ पर रहम फरमा। या अल्लाह, तू मेरे वतन पर रहम फरमा। तू मेरे वतन के लोगों को भी शादो आबाद रखना। अल्लाह, तू पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और दुनिया में इसका मर्तबा बुलंद फरमा। इनकी दुआ के अल्फाज सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। मुझे हैरत थी कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मुल्क व कौम के लिए वक्फ कर देते हैं और दुआ भी मांगते हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम और मुल्क के लिए। मैंने अपने तौर पर ये मालूमात हासिल की थी तो मालूम हुआ था कि इन साहिब की पूरी ज़िंदगी वतन और अहले वतन की खिदमत से इबारत है। मेरा हाथ बुरी तरह कांपने लगा और रिवॉल्वर मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और बोले, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, खामखा मेहनत मत करो। मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिल चुका है सर, मैंने गुलगीर लहजे में कहा। फिर मैंने इन्हें मुख्तसरन बता दिया कि मैं कौन हूँ और किस मकसद के तहत वहाँ आया हूँ। वो देर तक मेरी बातों पर गौर करते रहे, फिर पुरख्याल अंदाज में बोले, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा कि सर प्लीज़। मैंने इनकी बात काट दी। आप जैसे आदमी के मुँह से इस किस्म की बातें सुनकर अजीब सा लगता है। मेरी एक दरख्वास्त है सर, आइंदा आप जहाँ भी जाएँ पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएँ और बग़ैर किसी पेशगी इतला के ना जाएँ। आप हमारा सरमाया हैं सर। ओके ओके, वो हंस कर बोले, आइंदा मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मैं वहाँ से लौटा तो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से हट गया हो। दूसरे दिन सुबह ही सुबह ग्लोरिया मेरे घर पर आ गई। इसे देखते ही मैंने पूछा, इतनी सुबह सुबह कैसे ग्लोरिया, खैरियत तो है? अरे भाई खैरियत कहाँ, आज अली उस सुबह बॉस का फ़ोन आया था। वो मुझसे पूछ रहे थे कि ईगल के असाइनमेंट का क्या हुआ, तुम इसकी राब्ता ऑफिसर हो। मैंने मुंह बनाकर कहा, इसे मालूम करना है तो बराह रास्त मुझे फ़ोन करें। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बॉस के बेशतर अहकाम तुम्हें मेरे ही ज़रिए से मिलते हैं। अगर तुम इसे बताने की कोशिश में बेचैन हो तो इससे कह दो कि ईगल ये काम नहीं करेगा। क्यों? बस ये काम मेरे बस से बाहर है। मजाक मत करो कामरान, ग्लोरिया ने कहा। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बॉस की बुराइयां शुरू कर दो। सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम बॉस के राब्ता ऑफिसर हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा मजाक छोड़ो, ये बताओ इस असाइनमेंट का क्या हुआ? ग्लोरिया संजीदगी से बोली। मैंने कह तो दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मैंने बिफर कर कहा। अच्छा छोड़ो इस मौजू को, ये तुम्हारा और बॉस का मामला है, वो खुद ही निमड़ लेगा। तुम ये बताओ आज शाम क्या कर रहे हो? आज शाम मैं पुलाव खाने के मूड में था। पुलाव? ग्लोरिया हंसकर बोली, मैं तो कल चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम शाम का खाना मेरे साथ खाओ। ठीक है, खा लूँगा, तुम्हारे साथ भी खाना, मैंने मरे मरे लहजे में कहा। फिर इससे बोला, मगर ये खाना तुम खिलाओगी कहाँ? अपने होटल में और कहाँ? वो पल के झपका कर बोली, नहीं भाई, जगह का इंतखाब मैं करूँगा। मैंने कहा,
ठीक है, वो जल्दी से बोली। मेरा ख्याल था कि इसकी दावत खाली नहीं हो सकती, इसलिए मैंने एहतियात के तौर पर जगह का इंतखाब अपने ज़िम्मे रखा था। ऐन वक्त पर वो मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकती थी। वो थोड़ी देर बैठी इधर उधर की बातें करती रही, फिर वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं शाम को तैयार होकर ग्लोरिया के होटल की तरफ चल दिया। वो लाउंज में मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने हैरत से देखा, वो यूँ बार बार मुझे जता रही थी कि आज कोई ख़ास बात है। मैं इसे साल लेकर रवाना हुआ तो इसने इठला कर पूछा, कम से कम ये तो बता दो कि जा कहाँ रहे हो। सिर्फ चंद मिनट की बात है, फिर तुम्हें खुद ही इल्म हो जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया। फिर वो झिंझिलाकर खामोश हो गई। मैंने भी इसे छेड़ना नामुनासिब समझा। मेरा रुख साहिल समंदर की जानिब था। क्लिफ्टन के एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट के कुछ डिशेस बहुत लजीज होते हैं। मैं इसी रेस्टोरेंट में जा रहा था। मैंने खाने का आर्डर देकर ग्लोरिया से कहा, तुमने पूछा नहीं कि बॉस की असाइनमेंट का क्या हुआ? मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, वो मुँह बनाकर बोली। मैं बॉस से ये ज़रूर कहूँगी कि आइंदा कामरान को मेरे तवज्जुद से कोई हुक्म न दिया जाए। अरे तो इसमें मिर्चें चबाने की क्या ज़रूरत है? मैंने हंस कर कहा। मेरा मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें राब्ता ऑफिसर तस्लीम नहीं करता, मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर बताओ, तुमने इस असाइनमेंट के सिलसिले में क्या कहा? ये क्या बताएगा मैडम? पीछे से किसी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने घूम कर देखा तो हैरत और खौफ से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो बदनाम तरीन बदमाश दिलावर था। वो भी हमारे लिए काम करता था, मगर बॉस इसे ख़ास मौक़ों पर तलब करता था। वो इंतहाई शफ़ाक दुश्मन था और न सिर्फ पाकिस्तानी पुलिस को मतलूब था, बल्कि इंटरपोल भी इसे तलाश कर रही थी। ग्लोरिया शायद इसे चेहरे से नहीं पहचानती थी, इसलिए हैरत से बोली, कौन हो तुम? आप ये जानकर क्या करेंगी? दिलावर ने सर्द लहजे में कहा। बस आप जाइए, आपका काम ख़त्म हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? ग्लोरिया बिफर कर बोली। मेरा क्या काम था जो ख़त्म हो गया? इसकी बात सुनकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ग्लोरिया महज मेरे साथ खाना खाने आई थी। इसमें कोई चाल नहीं थी, वरना वो यूँ हैरान न होती। मैं इस दौरान में खामोशी से इन दोनों का जायज़ा ले रहा था। मैं पूरी तरह मुसल्ले था, मगर ये भी जानता था कि दिलावर भी खाली हाथ नहीं होगा। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था। वो दोनों अभी तक धीमे लहजे में बातें कर रहे थे। मैं चाहता था कि ग्लोरिया इतना हंगामा करे कि आसपास बैठे हुए अफराद हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाएं। मैं इसी अफरा तफरी में वहाँ से निकल सकता था, वरना दिलावर के इरादे मुझे नेक नहीं नजर आते थे। सुनो मैडम, दिलावर सांप की तरह फंकारा, मुझे बॉस ने भेजा है। तो फिर ग्लोरिया ने तुर्श रुई से कहा, फिर ये कि मैं कामरान को अपने साथ ले जाऊँगा? ओ भाई, मैंने पहली मरतबा जुबान खोली। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, कम से कम मुझे खाना तो खा लेने दो। फिर मैंने तंजिया लहजे में ग्लोरिया से कहा, वैसे तुम अदाकारी अच्छी कर लेती हो। पहले मुझे घेर के यहाँ लाई, अब ये जाहिर करने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ग्लोरिया बिफर कर बोली। फिर दिलावर से मुखातिब हुई, ए मिस्टर कामरान इस वक्त मेरे साथ है, इसलिए भी चलते फिरते नजर आऊँ। अच्छा, दिलावर ने तज़ीक अमीज़ लहजे में कहा। अब दिलावर को औरतें हुक्म देगी, मैं कामरान को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। तुम होश में तो हो, शायद तुम मुझे नहीं जानते। ग्लोरिया भुन्ना कर बोली। बॉस से कहना कि कामरान को ग्लोरिया ने रोका था। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसकी आवाज़ बुलंद हो गई। आसपास की मेज़ों पर बैठे हुए लोग हमें देखने लगे। दिलावर ने कहर आलूद नज़रों से ग्लोरिया को देखा, फिर मुझसे बोला, इसके साथ आखिरी खाना खा लो, तुम्हें सुबह नाश्ता करना नसीब नहीं होगा। नाश्ता मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, मैंने तज़ीक अमीज़ लहजे में कहा। हाँ, लंच का बंदोबस्त कर लेना। दिलावर पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। इस दौरान में बैरा खाना ले आया था। मैं बेदिली से खाना खाने लगा। मेरा जहन मुसलसल सोचने में मसरूफ़ था कि आखिर बॉस ने दिलावर को क्यों भेजा। क्या इसे मालूम हो गया है कि मैं कत्ल करने गया था और जानबूझकर वो कत्ल नहीं किया। ज़ेरे ज़मीन दुनिया में दिलावर मौत के हरकारी के नाम से मशहूर था। वो शायद तन्हा शिकार करता था। शायद ही कोई ऐसा खुशकिस्मत शख्स हो जो दिलावर के वार से बच निकला हो। मुझे अपनी भी मौत सामने नज़र आ रही थी। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मगर जानते बूझते कौन खुद को मौत के मुँह में देता है। मैं इसके लिए आसान शिकार भी नहीं था, मगर बहरहाल वो पेशावर कातिल था और इसका काम ही लोगों को शिकार करना था। क्या सोच रहे हो कामी? ग्लोरिया ने मुझे चौंका दिया। क्या तुम इस गेंडे से खौफजदा हो? मैं इससे खौफजदा तो नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे जहन में सिर्फ ये उलझन है कि बॉस ने इसे मेरे पीछे क्यों लगाया है। क्या मेरी वफादारी पर शुबा किया जा रहा है? इसका मौका भी तुमने खुद ही दिया है। ग्लोरिया मुंह बनाकर बोली। तुम खुद ही बॉस के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते रहते हो। मेरा ख्याल है कि बॉस तुम्हें सरजनिश करना चाहता है और कोई ख़ास बात नहीं है। ये बात कुछ हलक से उतर नहीं रही है ग्लोरिया। मैंने कहा, मुझे सरजनिश करने के लिए वो दिलावर को भेजेगा? नहीं ग्लोरिया, बात कुछ और है। अच्छा, फ़िलहाल तुम खाना हलक से उतारो, बाकी बातें बाद में। ग्लोरिया ने हंस कर कहा। एक बात बताओ ग्लोरिया, मैं संजीदा होकर पूछा, यह अचानक मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों हो गई? इससे पहले तो तुमने कभी मेरे साथ ख़ास तौर पर खाना नहीं खाया। फिर कामरान, ग्लोरिया ने मेरी बात काटी।
क्या हम एक दूसरे के दोस्त नहीं हैं? मुझे आज की शाम गुजारना थी, तुम्हारे साथ गुजारी तो क्या हुआ? सच्ची बात तो ये है कि ग्लोरिया, कि मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं था। मेरे दिल की बात होंठों पर आ गई। यही समझ बैठा था कि तुम किसी मंसूबे के तहत खाने की दावत दे रही हो। फॉर गॉड से कामरान, ग्लोरिया झिंझिला कर बोली। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर किसी हिल स्टेशन पर जाओ। वैसे अब तुम्हारा शक रफ़ा हुआ है या नहीं? सॉरी ग्लोरिया, मैंने कहा, असल में मेरा काम ही इस नौइयत का है कि मुझे हर आदमी को शुबे की नज़र से देखना पड़ता है। तो क्या तुमने पुलिस में सर्विस कर ली है? ग्लोरिया तमस्खर अमेज़ लहजे में बोली। मेरे ख्याल में अब हमें उठना चाहिए, मैंने मौजू बदलते हुए कहा। ग्लोरिया ने बिल मंगवाया और बज़िद होकर खुद ही पे किया। फिर बोली, तुम मुझे होटल तक ड्रॉप करोगे या मैं खुद टैक्सी लेकर चला जाऊँ? चलो मैं ड्रॉप कर दूँगा, मैंने उठते हुए कहा। हम वहाँ से रवाना हुए तो ज़्यादा रात नहीं बीती थी। इस वक्त सिर्फ 11 ही बजे थे। समंदर वहाँ से दिखाई दे रहा था। लहरों के शोर से माहौल पर अजीब सा बोझलपन था। चांद की दरमियानी तारीखें थी, इसलिए समंदर कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ लग रहा था। अचानक ग्लोरिया ने कहा, ज़रा गाड़ी रोको, मैं कुछ देर समंदर का नज़ारा करना चाहती हूँ। समंदर शुरू ही से मेरी कमज़ोरी है। ये समंदर के नज़ारे का कौन सा मौका है? मैंने ग्लोरिया से कहा। मुझे यहाँ ड्रॉप करके तुम चले जाओ, ग्लोरिया मुँह बनाकर बोली। इसने शायद मेरी नागवारी महसूस कर ली थी। ओके, मैंने चिढ़कर कहा और गाड़ी रोक दी। वो बगैर कुछ कहे गाड़ी से उतर गई। अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बुरा मान गई है। इसने धमाके से दरवाज़ा बंद किया तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि मेरी नज़र सेट पर पड़ी। अंधेरा होने के बावजूद मुझे ग्लोरिया का पर्स नज़र आ गया। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन कर दी। इसका पर्स खासा फूला हुआ था। न जाने इसमें ग्लोरिया ने क्या भर रखा था। पहले मैंने सोचा कि गाड़ी वापस घुमा लूँ, मगर गाड़ी घुमाने के लिए मुझे खासा आगे जाकर यू टर्न मिलता है, इसलिए मैंने पैदल ही वापस जाने का फैसला कर लिया। ग्लोरिया यूं भी ज़्यादा फासले पर नहीं थी। मैं इसका पर्स लेकर नीचे उतर आया और गाड़ी लॉक करके टहलता हुआ वापस चल दिया। साहिल इस वक्त सुनसान था। इक्का दुक्का जोड़े दिखाई दे रहे थे। मैं कुछ और आगे बढ़ा तो चांद की रोशनी में मुझे ग्लोरिया दिखाई दी। वो हर तरफ से बेनियाज समंदर का नज़ारा कर रही थी। अचानक मैं बुरी तरह चौंक उठा। सड़क की तरफ से एक शख्स दबे पाँव ग्लोरिया की तरफ बढ़ रहा था। वो दबे पाँव ना भी चलता तो इसके कदमों की आहट पैदा न होती। रेत पे चलने से हल्की सी सिरसिराहट पैदा हो भी रही थी तो समंदर के शोर में भला कैसे सुनाई दे सकती थी। मेरी जानिब इन दोनों की पूछते थी, मगर इस शख्स की जिसामत और चाल से मैंने पहचान लिया था कि वो दिलावर है। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। दिलावर ग्लोरिया की पुश्त पर पहुंच चुका था। इसने अपने दोनों हाथ बुलंद किए तो मेरा दिल उछल के गोया हलक में आ गया। वो दिलावर का मखसूस अंदाज था। वो अपने साथ बारीक सी आहिनी वायर रखता था। ऐसा वायर अमूमन मोटरसाइकिलों के क्लच और ब्रेक में इस्तेमाल होता है। वो अपनी शिकार की गर्दन में पीछे से वायर का फंदा डालता और हल्का एकदम तंग कर देता था। मुज़ाहमत तो दूर की बात थी, इसके शिकार को आवाज़ निकालने की भी मोहलत नहीं मिलती थी। इसे हाथ बुलंद करते देखकर मैंने चीते की तरह जकंद भरी और इस पर जा पड़ा। इस वक्त वो ग्लोरिया के गले में आहिनी फंदा डाल चुका था। बस झटका देने की ज़रूरत थी। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताख़ीर हो जाती तो बारीक तार ना सिर्फ ग्लोरिया की नाजुक गर्दन को काट देता बल्कि इसकी गर्दन टूट भी जाती। मेरा भरपूर घौंसा दिलावर की गर्दन पर पड़ा। वो शराबियों की तरह आगे पीछे डोलने लगा और गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई। ग्लोरिया ने अपनी गर्दन से वायर का फंदा निकाला और बिजली की सी तेज़ी से घूम के दिलावर के चेहरे पर कराटे का खौफनाक वार किया। दिलावर कटे हुए दरख्त की तरह रेत पर ढेर हो गया। मैं जानता था कि ग्लोरिया मार्शल आर्ट में माहिर है और इसके वार से दिलावर कम से कम आधे घंटे के लिए इंटॉक फेल हो चुका है। ग्लोरिया ने गुस्से में दिलावर के जिस्म पर जोरदार किक लगाई और गर्दन सहलाती हुई मेरी तरफ मुड़ गई और बोली, थैंक यू कामरान। मैंने तंजिया लहजे में कहा, कर लिया समंदर का नज़ारा, मगर तुम वापस कैसे आ गए? इसने मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ये तुम अपना होंडाल मेरी गाड़ी में ही छोड़ आई थी। मैंने भारी भरकम परस इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या इसमें पत्थर भर रखे हैं? मेरे परस में तुम्हें रिवॉल्वर से लेकर टेंक्चर, आयोडीन और पेन किलर तक हर चीज़ मिलेगी। ग्लोरिया हंसकर बोली, हाँ बस फ्रिज और टीवी की कमी है। मैंने हंसकर कहा, वैसे कामरान तुम्हारा एक मर्तबा फिर शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। मैं अब शुक्रिया को छोड़ो, ये सोचो कि दिलावर ने तुम्हारी जान क्यों लेना चाहिए। मातूब बकौल तुम्हारे मैं हूँ, मैं खुद भी यही सोच रही हूँ, ग्लोरिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मुमकिन है दिलावर ने अपने तौर पर यह काम किया हो। नहीं ग्लोरिया, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम दिलावर को नहीं जानती हो। इसका बाप भी कत्ल हो रहा हो तो वो बग़ैर रकम के मुदाखलत न करे। तो तुम्हारा यह ख्याल है कि इसे किसी ने मेरे कत्ल के लिए रकम दी है? मेरा ख्याल नहीं बल्कि यकीन है कि किसी ने इसे तुम्हारे कत्ल के लिए मुआवजा दिया है। मैंने कहा। इस दौरान में हम गाड़ी तक पहुँच गए थे। ग्लोरिया गाड़ी में बैठते हुए बोली,
अगर ऐसा है तो मैं बॉस को रसीद कर दूंगी। इस मुल्क में वही मुझे जानता है। इसने क्या समझ रखा है? क्या इसे मेरी हैसियत और ताकत का अंदाज़ा नहीं है? क्या तुम और क्या तुम्हारी हैसियत? मैंने इसे चिढ़ाने को कहा और गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके गियर डाल दिया। पाकिस्तान में बॉस ही स्याहू सफ़ेद का मालिक है। तुम महज एक कारकुन हो। मैं कारकुन हूँ, ग्लोरिया भुना कर बोली। मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 साल तक सिंडिकेट की सरबराह रही हूँ। मैं ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मेरे कहने पर हेडक्वार्टर ने जिम्मेदारी मुझसे ले ली। इसका मतलब ये नहीं कि बेवकूफ़ हो गई हूँ। मैं जब चाहे अपनी सीट वापस ले सकती हूँ। मगर ये बात तुमने पहले नहीं बताई, मैं चौंक कर बोला। हालांकि हम लोग गुज़श्ता 6 महीने से मिल रहे हैं। मैं खुद तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, वरना तुम मेरा एहतराम करने लगते। खुशफहमी है तुम्हारी, मैंने तज़हीक अमीज़ लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर ग्लोरिया भुना गई और बोली, क्या तुम जानते हो कि सिंडिकेट ने तुम्हें मेंबर क्यों बनाया है? क्यों बनाया? क्या मतलब? मैंने यूं कहा जैसे इसने कोई अहमकाना बात कर दी हो। जाहिर है सिंडिकेट को मैन पावर की ज़रूरत है। वो तहकीर अमेज़ अंदाज में हंसने लगी। मैन पावर? तुम्हारे मुल्क में इतनी बेरोज़गारी है कि तुम जैसे सैकड़ों नौजवान मिल जाते। यहाँ बहादुर जीदार सख्त जान नौजवान की कमी नहीं है। फिर तुम में ऐसी क्या ख़ास बात है कि तुम्हें मेंबर बनाने के लिए इतने जतन किए गए? इसने तलख लहजे में कहा। बाकी इसकी ज़ुबान में वज़न था। मैंने कभी इस बारे में गौर ही नहीं किया था कि आखिर मुझ पर ही ये इनायत क्यों की गई। ये भी हकीकत है कि मेरे मुल्क के बेशुमार बेरोज़गार नौजवान इन लोगों के एक इशारे पर इनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। जानना चाहती हो तो मेरी अहमियत तो जान लो कि मैं वो भी जानती हूँ जो इंतहाई खुफिया होती है। तो फिर बताओ कि सिंडिकेट में मेरी मौजूदगी का जो राज है वो क्या है? ग्लोरिया जैसे होश में आ गई, वो सर झटक कर बोली, ये मैं नहीं बताऊंगी। इतने ही ज़हीन हो तो खुद अंदाज़ा लगाओ। वो मेरे साथ बच्चों का सा बर्ताव कर रही थी। मैंने तिल मिलाकर कहा, ठीक है, मैं खुद ही मालूम कर लूँगा। मैंने अब तक इस पॉइंट पर गौर नहीं किया था। अब करो गौर और समझ में आ जाए तो मुझे ज़रूर बताना। इस दौरान में हम ग्लोरिया के होटल पहुंच चुके थे। मैंने गाड़ी होटल के सामने रोक दी। वो उतरते हुए बोली, आओ एक कप कॉफ़ी पी लो मेरे साथ। थैंक यू, मैं अब चलूँगा। मैंने कहा, हाँ तुम ज़रा मुहतात रहना। मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने दिलावर को ज़िंदा छोड़ दिया है। शट अप, इसने मुँह बनाकर कहा। वो तो बेखबरी में ऐसा हो गया था। अब आया तो इसी वायर से इसकी गर्दन जिस्म से अलहदा कर दूँगी। ग्लोरिया का लहजा इतना शफ़ाक था कि इसकी नर्म नाजुक शख्सियत ही बदल कर रह गई थी। तुम अलबत्ता मुहतात रहना। यूं भी तो इस घंटे से मरऊब लगते हो। गुड नाइट। ये कहकर वो 90 तुले कदम उठाती हुई चली गई। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।